मुसाफिर किस्त नंबर 38। मुसाफिर किस्त नंबर 38। मेरी छाती फैल गई। दिल को अजीब तमानियत और एहसास तफाखुर का एहसास हुआ। मैंने कहा, अल्लाह इसे सलामत रखे। मेरी किस्मत में तो शायद अब नूरपुर में रहना लिखा ही नहीं। दाना पानी वहाँ से उठ गया, मगर खा ले। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। इसने मेरे कंधे पर आदतन हाथ मारा, बोला, मर्द कभी ऐसी मुश्किलों के सामने हथियार नहीं डालता। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मिलने वाला दुख बहुत बड़ा है, मगर यह भी जानता हूँ कि रोने और अफसोस करने से हालात नहीं बदलते। क्यों पिया जी? हाँ भाई, सच है कि यहाँ तो रात के पंजे से दिन का उजाला छीनना पड़ता है। खाना तैयार होने की इत्तला फौजी अख्तर ने दे दी थी। हमने खाना सैर होकर खाया। खाले ने शानूर फरजाना से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने इसे घर में ले जाकर तीनों से मिलवाया। खाले ने इन्हें तसल्ली दी। शानू ने पूछा, अम्मा और बाबा की नमाज जनाजा हुई थी? खाले की आंखें भर आई, बोला, हाँ मेरी बहन, हड्डियां को धोया भी हा ते दफनाया भी हा। उन तुसा होना की तो दुआ की करो जो हो कोई वाह नहीं। दोनों अश्क बहाती रहीं। उन्होंने गजाला और फूफी कुबरा के बारे में भी पूछा। फिर अपनी सहेलियों की खैरियत दरियाफ्त की और फरमाइश की कि जब दोबारा नूरपुर जाना हो तो इन सबको सलाम देना। रात के 9 बज चुके थे जब दोनों ने रुखसत चाही। पिया ने जाते मेरा कंधा थपथपाया। जब मुनासिब समझना फ़ोन करके मुझे बुला लेना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। कुछ सीख लोगे तो ज़िंदगी भर काम आएगा। और हाँ, मीरू शाह का हुक्म है कि अपनी हिफाजत किया करो। इसके कहने पर मैं तुम्हारे लिए ठाके शाके ले आया हूँ। किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। और इस घर को दुश्मन की नज़र से हमेशा के लिए पोशीदा रखने की कोशिश करना। हम जैसे लोगों का कोई घर नहीं होता, क्योंकि घर बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है। कमज़ोरी पर दुश्मन हाथ डालने को बेताब रहता है। अगर खुदा घर से नवाज दे तो खून देकर इसकी हिफाजत करना पड़ती है, समझे? मेरे जबड़े भींच गए। ज़िंदगी में 2 नशेमन उजड़ते देखे थे, तीसरे को जलता हुआ नहीं देखना चाहता था। मगर आने वाले वक्त के बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता था। मेरा ध्यान पहले एक मरतबा इस तरफ गया था, मगर मेरे पास असला नहीं था। सोचा था कि मीरू शाह से रब्ता होने पर कहूँगा, मगर फिर याद नहीं रहा। पिया ने FX की पिछली सीट के नीचे से एक शॉटगन, एक विलायती रिवाल्वर और काफ़ी मिकदार में गोलियां निकाल कर मेरे हवाले कर दी। शॉटगन की मिज़ल पर सलेंसर की मखसूस फिटिंग दिखाई दे रही थी। घर के माहौल पर मुसल्लत मौत की संगीनी में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो चुकी थी, मगर अभी तक फिजा बड़ी सोगवार थी। दोनों लड़कियों के चेहरे बुझे हुए थे और वो ज़्यादातर वक्त जाए नमाज पर गुजारती थी। मुमकिन था कि इनके दिलों में अभी तक खौफ भी जागजी हो और माहौल से एडजस्टमेंट का मसला भी दरपेश हो, क्योंकि इतने कलील वक्त में ना तो कि दोस्त बना सकी थी और ना ही किसी हमसाये के घर से राह रस्म पैदा कर सकी थी। रात की तवील और खून खामोशी और सोचों के मुहिब ताने बाने, जिनका ना कोई अंत था और ना ही कोई नस्बुल ऐन। मैं हमवार छत पर नजरें जमाए आइंदा के लाहे अमल के बारे में गौर खोज करता रहा। चूँकि मैं अभी तक ना तो खुद मुख्तार था और ना ही मेरी कोई हैसियत थी, इसलिए आज खुद कुछ भी करने की अहलियत नहीं रखता था। अगर मुझे मीरू शाह और मैडम का साथ मुयस्सर न होता तो अब तक या तो मैं बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया होता या जेल की संगलाखियों का शिकार हो चुका होता। मैं सरदार हैदर खान और इसके गुंडों का मुकाबला करने के काबिल नहीं था। मैं तो सरदार हयात खान और बरियाम खान का सामना भी नहीं कर सकता था। हैदर खान तो फिर भी बहुत बड़ा फिरौन था, जो इंसानी ज़िंदगी की डोरों से खेलने का आदी हो चुका था और जो सोचता कर गुजरता था। नूरपुर में मेरा सबसे बड़ा हमदर्द और मुखलिस दोस्त डॉक्टर मुनव्वर अली शाह था, जो वहाँ से रुखसत हो गया था। मेरे और खाले की अदम मौजूदगी में नूरपुर के बदलते हालात ने शायद उसे मायूस कर दिया था और ये इंतहाई फैसला करने पर मजबूर कर दिया था। वो न जाने कहाँ चला गया था। कहा करता था कि मैं यहाँ भी जाऊँगा, ऐसी ही कोठी और अमला मेरा मुंतज़िर होगा। कभी न कभी तनख्वाह में कमी होगी और ना ही ओहदे में तनज़ली होगी। वो दुरुस्त कहता था। अगर यही बात हर ऑफिसर दिल से मान ले तो उसे कोई भी झुकाने में कामयाब नहीं हो सकता और इसके ईमान की बोली लगाने की जुर्रत कोई भी नहीं कर सकता। शब रोज़ पर एक अजीब सा जमूद तारी हो गया। मीरू शाह किसी बड़ी सप्लाई में मसरूफ़ था, मैडम दुबई में थी। इन दोनों की अदम मौजूदगी में सिवाय हाथ पर हाथ रख के बैठने के कुछ नहीं कर सकता था। पिया अज खुद किसी भी मिशन पर काम करने की इजाज़त नहीं रखता था। वो और मैडम के गैंग का हर फर्द मैडम के बाद मीरू शाह के हुक्म का गुलाम था। मेरे हाथ में डोर का कोई सिरा नहीं था। मीरू शाह से रब्ता किया तो इसने 2 हफ्ते इंतज़ार का हुक्म दिया तो फरागत को गनीमत जानते हुए मैंने पिया की शागिर्दी इख्तियार कर ली। मुल्तान के निवाह में बंद बोजन के पार मैडम का एक बड़ा फार्म हाउस था। इस फार्म हाउस के कुर्ब जवार में कोई बड़ी आबादी नहीं थी, आम गुजरगाह भी नहीं थी। मैं हर सुबह कॉलेज स्टॉप पर खड़ा हो जाता, पिया FX कार में बिठाकर फार्म हाउस ले जाता, जहाँ मैं दिन कसरत करता। वो गैंग का अहम रुकन था और मैंने इसे बहुत दिलेर और मशाक पाया था, मगर फार्म हाउस में इसके जौहर खुलकर मेरे सामने आए। वो ना सिर्फ हरफन मोला शख्स था
बल्कि पढ़ा लिखा और नहायत ज़हीन आदमी था। फार्म हाउस पर चंद नौकर चाकर रहते थे जो न सिर्फ फार्म हाउस की मुहलिका 11 एकड़ ज़मीन में काश्त करते थे बल्कि मरकज़ी इमारत जो खासी वसी थी की देखभाल भी करते थे। पिया की तफवीज़ करदा मखसूस मशकों ने मेरे जिस्म को मुख्तसर वक्त में फौलादी बना दिया था। दौड़, मुख्तलिफ नौ के असले का इस्तेमाल और निशानाबाजी, घुड़सवारी, लड़ाई भड़ाई की बिलखुसूस चाकू जनी और छोटे मोटे कई हुनर इसने बड़ी महारत से मेरी ज़ात में भर दिए। वो लड़ाई भड़ाई में बहुत माहिर था। इसने एक बात कई मौक़ों पर मुझे अजबर कराई कि ज़िंदगी के हर बिसात पर फैसला कुन हथियार सूरत से फैसला करार पाता है। एक मौका पर इसने मुझे अचानक फार्म हाउस की 2 मंजिला इमारत से छलांग लगाने का हुक्म दिया और मैं शशोपंज में पड़ गया। तो उसने मुझे समझाया, शहरयार, इंसान को कड़े से कड़ा वक्त 2 ऑप्शन देता है, ज़िंदगी या मौत। फ़ौरन फैसला करने वाला पहले ऑप्शन का चुनाव कर लेता है, तज़ब्ज़ुब का शिकार होने वाला दूसरी तरफ लुढ़क जाता है। ज़रा खुलकर बताओ पिया जी। मैं समझा नहीं, मैंने कहा। वो एक ज़रा मुस्कुराया, मुझे बाजू से पकड़कर मुंडेर तक ले गए और बोला, तसव्वुर करो कि इस इमारत को खौफनाक आग ने अपनी लपेट में ले लिया हो। यह 10-15 फीट के फासले पर तुम्हारा दुश्मन गन ताने खड़ा हो। वो तुझे गोली मारने का इरादा रखता है। मौत इसकी उंगली के दबाव के फासले पर खड़ी तुम्हें देख रही है और तुम यहाँ मुंडेर पर खड़े हो। ये कड़ा वक्त है। इसने तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन रख दिए हैं। कौन से? मैंने जल्दी से कहा, ज़िंदगी या मौत। वो मुस्कुराया, हाँ, ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है जबकि मौत बड़ी करी और डरावनी होती है। ऐसा ही है ना? पहला ऑप्शन ज़िंदगी का है। अगर तुम फिलफोर अपने बचाव का फैसला कर लेते हो और यह तय कर लेते हो कि तुम्हारे पास सिर्फ मुंडेर से नीचे छलांग लगाने की मोहलत है, फैसला करने उस पर अमल दरामद करने के लिए एक लम्हा है। छलांग लगाने की सूरत में 2 सूरतें हैं। एक तो ये कि तुम बिजली के किसी तार पर, किसी गहरे घड़े में या किसी भी नाहमवार जगह गिरकर हलाक हो सकते हो। दूसरी ये कि तुम्हें हल्की फुल्की चोट आएगी और तुम उठकर खड़े हो जाओगे, यानी तुम्हारे पास मुंडेर से कूदने के बाद जिंदा रहने के 50% चांस होंगे। कड़ा वक्त तुम्हें दूसरा ऑप्शन भी देता है। क्या? अगर तुम मुतज़ब्ज़िब होकर वहीं खड़े रहोगे, कश्मकश में फैसला नहीं कर पाओगे, तो दुश्मन तुम पर फायर कर देगा। गोली तुम्हारे सीने या सर में लगेगी और तुम मर जाओगे। इसका लहजा बहुत सर्द था, मुझे झुरझुरी सी आ गई। इसने फार्म हाउस के बाहर एक नौकर को चारे की गठरी उठाकर मवेशियों की तरफ इशारा किए बोला, शहरयार, ये शख्स मरने वाला है। आज, कल, किसी भी आने वाले दिन, महीने या किसी भी साल, मैं, तुम, मिरूषा और मैडम सभी ने एक दिन मर जाना है। स्कूल से निकलने वाला मासूम बच्चा तेज़ रफ्तार कार के नीचे आ सकता है। 30 साल वापडा की नौकरी करने वाले माहिर लाइनमैन को किसी आन करंट लग सकता है। निश्चित अस्पताल के गेट से हर रोज़ सैकड़ों लाशें निकलती हैं, सैकड़ों जाबलब नए आ जाते हैं। मौत कसूर नहीं देखती। मौत कोताही की तलाश में हर वक्त सरगर्दा रहती है। जिससे एक पल की कोताही सरजद हुई, वो मौत का हदफ बन गया। इसने एक ज़रा तवक्कुफ किया, तुम्हारे चाचा चाची मर गए, हमारे हाथों 4 कातिल भी जहन्नुम वासिल हो गए। बेले में किसी अकेले शख्स ने 4 शाहज़ोरों की सांसों की मालाएं तोड़ दी थी, याद है ना? हाँ शहरयार, सच कहता हूँ। मौत की आंखों में आंखें डालकर ज़िंदगी की बाहों में रक्स किया जा सकता है। मौत, जिससे जल्द या बदेर आना है, इसकी आमद पर खौफज़दा होना खुद को कब्ल अज वक्त मारने के मुतरादिफ होता है। वो बहुत कबील आसाब शख्स था। इसकी सोच पुख्ता और नजरिया अटल था। मैंने इसकी सरबराही में 2 मिशन सर अंजाम दिए थे। दोनों मरतबा मुझे यूँ महसूस हुआ था जैसे इसके सीने में दिल नहीं, पत्थर धड़कता था। जज्बात और एहसासात हमदर्दी इसे छू कर नहीं गुजरे थे। इसने मुझे यही ब्रीफिंग दी थी, शहरयार, सर्जन के सामने ऑपरेशन टेबल पर एक जिंदा शख्स लिटाया जाता है और इसे टारगेट दिया जाता है कि इसकी छोटी आंत का मुतासरा हिस्सा काट कर फेंक दो। वो निश्तर उठाता है तो हमदर्द और तर्स जैसे जज्बात को ट्रे में रख देता है, फिर बड़ी बेदर्दी से जेल की तहें काटने लगता है। खून इसकी नज़रों को सुर्खी नहीं देता और ना इसका हाथ पकड़ता है। वो आगे आगे बढ़ता जाता है। अगर इसके दिल में खौफ और तरस जैसे जज्बात उमड़ आए तो इसका नतीजा मश्क, सांसों की बाजी हार जाए, मर जाए। क्या मैंने गलत कहा? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो बोला, अगर मैडम या मिरूषा मुझे टारगेट दें कि फलां शख्स को सुबह के सूरज से नाता ख़त्म कर दो, तो मेरे दिल में पैदा होने वाला हमदर्दी का मादा या मौत और कानून का डर मुझे कमज़ोर कर देगा। मैं उसे कत्ल नहीं कर पाऊंगा। मैं महाज पर हलाक कर दिया जाऊंगा या टारगेट देने वाले की नज़रों में गिर जाऊंगा। पिया ने मुझे मेकअप की तरबियत देने के बाद जेब तराशी के फ़न में भी ताक कर दिया था। उसका कहना था कि हमारे धंधों में इस काम की अहमियत बुनियादी है। जेब काटने की ज़रूरत किसी भी वक्त पेश आ सकती है। पिया का असल नाम सिराजुद्दीन था।
6 फीट के करीब कद, कसरते घुटा हुआ बदन, बेक वक्त नहायत मज़ाहिया और सर्द मिजाज और बेतहाशा फुर्ती इसकी शख्सियत का इम्तियाजी खासा थे। इसके बकौल इसका दुनिया में कोई नहीं था, जबकि वो मैडम और मिरूशा का मोतमिद खास था। एक दिन मुझे खाले का ख्याल आया तो मैंने पिया से कहा, पिया जी खाले को भी साथ में ले आया करो, वो भी कुछ सीख लेगा, कुछ गपशप भी हो जाया करेगी। वो स्पाट लेजे में बोला, मुझे हुक्म दिया गया कि शहरियार की तरबियत करो। मैंने हुक्म की तामील कर दी। जब मैडम या शाहजी कहेंगे तो उस मुजोर की मुश्किल घोड़े को भी सिधार दूं तो उसे भी पकड़कर यहाँ ले आऊँगा। मेरा ख्याल है किसी को एतराज़ नहीं होगा, मगर मेरा ख्याल है कि मिरूशा इसमें इंटरेस्टेड नहीं। ये क्या बात हुई? मैं चौंका। मिरूशा से पूछ लेना, वही कुछ बता सकेगा। क्या तुम अपने तौर पर? नहीं दोस्त, जिस शख्स को गैंग में शामिल करने का फैसला कर लिया जाता है, यहाँ सिर्फ इसे लाया जाता है। क्या मैं गैंग का बाकायदा मेंबर बन गया हूँ? हाँ, अब तुम्हारा जीना मरना हमारे साथ है। और खाला, जाहिर है वो मेंबर नहीं, जब बनेगा तब देखा जाएगा। अगर मैं गैंग में ना रहना चाहूँ तो यानी कि रास्ता मिल जाता है, जाने का नहीं। वो सर्द लहजे में बोला, तुम जो भी चाहोगे तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। मैडम का दिल बड़ा कुशादा है, लाख मांगो तो दे देती हैं, 2 मांगो तो 4 देती है। अगर कुछ अरसा अंडरग्राउंड रहने को जी चाहे तो छुट्टियाँ देती है, मुल्क से बाहर भेज देती है, सैरो सियाहत पर रवाना कर देती है, मगर ग्रुप छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं देती। तुमने कोई ऐसा शख्स देखा है जो धोखा दे गया हो? एक आदमी को देखा था, मगर धोखा देने से पहले, बाद में कभी नज़र नहीं आया, क्योंकि इसके फौरी कत्ल के अहकामात मिरूशा ने जारी कर दिए थे। क्या तुम्हें अपने किसी साथी को कत्ल करने का हुक्म मिला? वो मुस्कुराया, अभी तक तो नहीं मिला। अगर तुम्हें मुझे मारने का हुक्म मिले तो क्या करोगे? करना क्या है, एक ठा और बस। इससे अपने दाने हाथ को पिस्तौल बनाकर हवा में लहराया और मुड़ी उंगली का ट्रैगर दबा दिया। मेरी गर्दन पर चींटी रेंगी और झुरझुरी सी आ गई। वो बोला, शहरियार, कभी मैडम या मिरूशा को धोखा मत देना, यहाँ इसकी इजाज़त नहीं है। शायद इस दुनिया का यही रिवाज था। वो चूँकि इस दुनिया का आदमी नहीं था, इसलिए मुझे पिया जी की बातें बड़ी अजीब लगी। दिल ने कहा, नहीं शहरियार, तुमने अपनी आंखों से मैडम को देख रखा है। वो इतनी जालिम और सफाक नहीं है। वो तुमसे मोहब्बत करती है। मोहब्बत करने वाले कभी खून नहीं करते। दिमाग ने टोका दिया, अरे वाह, अगर वो इतनी ही नरम खूह होती तो इतना बड़ा नेटवर्क कैसे संभालती, इतनी दौलत कैसे इकट्ठी कर लेती। वो जैसी दिखाई देती है वैसे हरगिज़ नहीं। जो कुछ पिया कह रहा है यही सच है। मुझे इसी की ज़ुबानी पता चला कि इसी भी मेरी तरह मिरूशा ने दरियाफ्त किया और गैंग में एक मास्टरमाइंड नसर हयात ने इसकी तरबियत की थी। नसर हयात पिछले माह एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था, वरना पिया जी की जगह वो फार्म हाउस का इंचार्ज होता और मुझे तरबियत दे रहा होता। क्योंकि वो गैंग का अहम सुन था और आधे से ज़्यादा अरकान का उस्ताद था, बहुत से फ़नून में यकता था। इसके 20 बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी मैडम ने अज खुद ले ली थी। मिरूशा ने मुझे 2 हफ्ते का फ्री टाइम दिया था। 20 दिन गुजरने को आ गए थे, मगर इसने पलट कर मेरी खबर नहीं ली थी। मैं जब भी इसे कॉल की, इसने कॉल बिजी कर दी। बाज़ औक़ात तो इसकी बेरुखी पर झुंझुला जाता और पिया से शिकवा करता। वो कंधे उचकाकर बड़ी मासूमियत से जवाब देता, मैं मिरूशा से बाज़पुरस नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो तो मिलने पर कर लेना। पिया ने एक दिन मुझे बताया कि मैडम शकीला दुबई से वापस आ गई है। मैं फौरी तौर पर इससे मिलना चाहता था। ये बात नहीं थी कि इसकी अदम मौजूदगी में उदास हो गया था, बल्कि मैं इतने दिनों तक सिवाय उल्टी सीधी वर्जिशों के कुछ नहीं कर पाया था। रब शदीद नोयत की बोरियत महसूस करने लगा था। मुझे परवीन की तलाश में निकलना था। दुनिया बहुत बड़ी थी, मैं किसी क्लू के बगैर उस तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। मैडम मेरी मदद करके मुझे उस तक पहुंचा सकती थी और उससे मिलने की बेताबी के पीछे यही हकीकत थी। मैं चूँकि इसकी कोठी से निकल आया था, इसलिए अब इसके बुलाने पर ही वहाँ जा सकता था। वो कब मुझसे मिलना चाहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता था। मिरूशा मुझे इससे मिलवा सकता था, मगर इन दिनों तो खुद मिरूशा से मिलना भी नामुमकिन हो गया था। मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैडम की सरगर्मियों, शख्सियत और ख़ानदान के बारे में कई सवाल किए, मगर पिया ने हमेशा मुझे टाल दिया। एक मरतबा जब मैंने मैडम के पस मंज़र के बारे में इससे इस्तफसार किया तो मुस्कुराकर बोला, शहरयार, हमारी मैडम जितनी खूबसूरत हैं, यकीनन इनका बैकग्राउंड भी इतना ही दिलकश होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे ज़िंदगी ने बैठे बिठाए सब कुछ दे दिया था, खूबसूरत घर, ढेर सारा पैसा और ताकत, मगर मैं किसी भी तय्युश के लम्हे से हिज़ कशीद नहीं कर पाया था। तब पता चला कि एयर कंडीशन कमरे में मखमली बिस्तर पर जवानी की रात आंखों में नींद नहीं उतरती अगर दिल में मुसलसल कोई कसक जागती रहे। वालिदैन के अंदुना कत्ल की चुभन पहलू में कभी इतनी शिद्दत से महसूस नहीं हुई थी जितनी परवीन के दो मौजूदगी और चचे चची की अंदुनाक मौत मुझ पर खिलती थी। कभी मुझे अपनी ताकत भरी जवानी पर नदामत महसूस होती,
कभी अपनी बेबसी पर रोना आता और कभी जी चाहता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऐसी जगह चला जाऊं जब अपना होश भी छिन जाए। मगर जब मैं शानू, फरो और मोजू की तरफ देखता तो बेख्तर दिल पर हाथ रख लेता और सोचता कि इनका अब दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं रहा। वो तीनों मुझ पर इन्हिसार करने पर मजबूर थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे माजी में परवीन और मैं इन लोगों के दस्ते नगर होकर रह गए थे। मेरा कोई गलत अक़दाम इनकी ज़िंदगियों को चाट सकता था। एक दिन मैं फार्म हाउस नहीं गया था, तीनों को लेकर शहर की सैर पर निकल खड़ा हुआ था। शॉपिंग कराने और घुमाने फिराने में आधा दिन सर्व करके जब शाम को घर पहुंचे तो ड्राइंग रूम में मीरूषा को अपना मुंतज़िर पाया। वो बहुत दिनों बाद मुझे मिला था। मैंने इसे राब्ता तोड़ लेने का शिकवा किया तो हंसकर बोला, अरे गुंचे क्या बोले है, मिलते समय माड़ी ज़िंदगी ऐसी होवत के न रात की खबर न दिन का पता, बस चल सो चल। मैंने कहा, मगर तुम्हें इल्म है कि मैं तुम्हारी अदम मौजूदगी में बहुत कमज़ोरी और बेचैनी महसूस करता हूँ। बोला, नहीं गुंचे, गलत बोले हो तुम। मर्द का बच्चा कमज़ोर नहीं होवत है, लोहे के माफिक एकदम सख्त। कोई परेशानी होवे तो बोले, अभी चुटकी बजाए हल होवे है। नहीं, परेशानी की तो कोई बात नहीं। उस हरामजादे पिया जी ने माड़े गुंचे पर कुछ मेहनत की होवत के नहीं? हाँ, इसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। तुम अपना काम, अपने आगे का प्रोग्राम बतावे मुझे। मैंने चौंक कर कहा, मैं क्या बताऊँ, तुम बताओ। इसने कहा, उस साला हैदर खान, चिड़ी का बच्चा, बड़ा जागीरदार बना था साला, एकदम बड़ा गुट्ठे है, अपनी चुनरिया मांगत है, आग लगाने की धमकियां देवत है और ऊपर से मारी मैडम पर प्रेशर डाले हुवत। परवाह नहीं, साला नहीं जानत के मैडम ने जिंदगी में कभी कच्ची गोली नहीं खेली हुए। मैं मुदाखलत किए बगैर हमतन गोश रहा। वो बोला, अरे गुंचे, साली 2 करोड़ में बिके है। वो सरदार हैदर खान की चिनरिया होवत है। हाँ, कोई मामूली छोकरी तो होवत है बाबा। मेरी आंखें फैल गई। 2 करोड़ यानी 200 लाख रुपए। वो बोला, तो क्या 50 रुपए में रख देवे किसी लाडले की तली पर? और तो और जो साला हैदर खान की पार्टी का टिकट देवे है ना हर इलेक्शन में, वो 2 करोड़ लगावे है। बोले कि थोड़े होंगे तो और बोले, पर छोकरे की बिंदिया पर मेरा नाम लिखते हुआ है मैडम जी। क्या तुम मियाँ दिलबर हुसैन की बात कर रहे हो? हाँ, तो वही साला मियाँ दिलबर। हैदर खान बोले कि वो मेरा दिलबर यार होवे, मेरा जानी सजन होवे, और देखत कि इनका जानी सजन ही इनकी जान की कीमत लगावे है। मैं हैरत के मारे गूंग बैठा था। मियाँ दिलबर हुसैन लाहौर के निवाही इलाके का बहुत बड़ा जागीरदार था, पार्टी के बड़ों का खास आदमी, और हमारे इलाके में तमाम पार्टी टिकट वही फरोख्त किया करता था। हैदर खान की यारी का दम भरता था और 12 हवेली में आके मेहमान ठहरा था। सोने की ईंटों पर पैर रखता था, सोने के बर्तनों से निवाला उठाकर मुंह में डालता था, तभी करोड़ों की बोली लगाता था। हैदर खान इसका चमचा था, इसके लिए सियासी राग लापते हुए थकता नहीं था। मैंने कहा, क्या हैदर खान को इस बात का इल्म है? वो बोला, नहीं, लेकिन एक न एक दिन इसके कानों में ये बात पड़ जावत है ना। पर फिर क्या कर लेवत है? कुछ भी नहीं। कपड़ा एक बार पहन लिया जावे, सेब चख लिया जावे, या छोकरी के अंग को छू लिया जावे, कीमत एकदम खत्म। वो साला मियाँ दिलबर हैदर खान से भी बड़ा हरामजादा हुए। जैसे कई पिल्ले इस जालिम के डेरे पर भौंकने की वर्जिश करत हैं। बड़ों की दुनिया का चलन मेरी समझ में आने लगा था। मियाँ दिलबर हुसैन बज़ाहिर तो हैदर खान का यार था, मगर इसका बातिन शैतान की अमाजगाह था। पहलू गर्म करने के लिए वो इस नमक को भी हराम करने में आर नहीं समझता था जो इसने हैदर खान की हवेली में आकर कई मरतबा चाटा था। मुझे खाले का ख्याल आया, जब इसे इल्म होगा कि इसकी बीबी जी को मैडम ने किसी मस्ताने तलबगार के हाथ फरोख्त कर दिया है तो इसका रद्द-ए-अमल बड़ा खौफनाक होगा। वो बिलाशुबा खानजादी अस्मा पर जान छिड़कता था। शायद इसकी सलामती की खातिर ही वो अब तक खामोशी से मीरूषा के हर हुक्म की तामील करता चला रहा था। मैंने खारे में अपने ख्यालात को मीरूषा के साथ शेयर किया तो हाथ पर हाथ मारकर एकदम हंस पड़ा। बोला, अरे गुंचे, तुमको इस काले टीट का फिक्र ना होवत है। साला चिड़ी मार का बच्चा एकदम पागल होवत है। अगर इस लोंडे के इश्क में वो की हैंकी फैंकी मारत है तो फिर इसका वीजा लगा जावत है ऊपर का। वो मेरा दोस्त है शाहजी। मैंने होंठ काटे, तुम्हें उसको बोल देवत के हमारे रास्ते में कभी ना आवत है, ठीक? मैंने इस बात में सर हिलाया। दिल में सभी पर 4 रूप भेजे और मीरूषा से दरियाफ्त किया, शाहजी इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि मेरी बहन का क्या हुआ? क्या तुमने इसे तलाश करने की कोशिश की? वो बोला, माड़े लाडले, बड़े मुखबरों ने बोल देवत है कि तुम्हारी बहना हैदर खान के पास ना हुआ थे। वो साला खुद भी आल भभूका होके छोकरी को खोजत पर है। इसने नफी में सर हिलाए, फिर कहा, माड़ी समझ में नहीं आवे कि इसको जमीन निगल जावत है कि आसमान उठा लेवत है। मलका रानी से भी मैंने बोल देवत के ये काम मीरूषा के बस का न होवत है। अगर तुम तलाश कर लेवे तो कर लेवे। फिर मैंने आस भरी नजर से देखा। फिर क्या कहा मैडम ने? महारानी ने कुछ न बोल कर देवत है माड़े को।
बल्कि मड़े गुंचे, तुम आज की रात फार्म हाउस में जाकर सोबत है, मैडम ये हुक्म देवत है। मगर क्यों? मैंने अचंभे से कहा। ये तो माड़े की उलना होवत है, ये ज़रूर जानता है कि मलका रानी कोई भी हुक्म ऐसे न दे। मुझ पर मायूसी का हमला हुआ। मुझे लगा मेरी अब तक की तमाम रियाजत अकार चली गई थी। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, शाहजी, अगर मुझे मेरी बहन न मिली तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। वो झट से बोला, नहीं मड़े गुंचे, अगर तुम किसी काम के न रहो तो फिर भी बहना कभी मिलने का ना होवे, ये अपने भेजे में संभाल रख, मेरी नसीहत। मैंने मुठियाँ भींच ली और सर झुका लिया। जी चाहा कि उड़कर हैदर खान तक पहुँचूँ और इस फिरौन का गला दबा दूँ। इसकी बेगैरती ने जंग हंसाई और दूसरी यतीमी का बोझ मेरे कंधों पर लादा था। मैंने दांत पीस कर कहा, मैं हैदर खान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मेरी आंखों में आंखें डालकर अय्यारी से बोला, अगर तुम ऐसे जज्बात होवत और अल्लाह तआला सोचत तो फिर याद रख लेवत के वो तुम्हारे को जिंदा नहीं छोड़त है। अपने मखसूस अंदाज में कुछ देर तक मेरा जहन ठंडा करता रहा, ऊंच नीच समझाता रहा। फिर उठते बोला, देख मड़े गुंचे, तैयारी कर लेवे। अकील, वो हरामजादा बेजुबान बैंडा तुम्हें लेने को आ जावे घंटा भर के बाद और फार्म हाउस पर ले जाने को। तुम घर की फिक्र न करत, या माड़ा घोड़ा वो जो रात को ध्यान करत है घर का। ठीक है। मैंने इस बात में सर हिलाया और इसे गेट पर जाकर रुखसत कर दिया। वो पैदल था, तभी इसे मेन रोड जाकर रिक्शा पकड़ना था। अकील मुझे 9 बजे के करीब फार्म हाउस की बैरूनी पार्किंग में छोड़कर वापस चला गया। फार्म हाउस पर कई नौकर काम करते थे और पीआईजी से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक इनमें से 2 मुलाजिम यहाँ मुस्तकिल रहाइश पजीर थे। वो न सिर्फ इस इमारत की देखभाल करते बल्कि फार्म की मुहलिका ज़री ज़मीन पर भी काम करते थे। मैं चूँकि गुज़श्ता कई दिनों से यहाँ मुतवातर आ रहा था और तमाम दिन यहीं गुजारता था, इसलिए मुझसे बखूबी शनासा थे। उन्होंने मुझे फार्म हाउस के एक बड़े कमरे में पहुंचा दिया जहां मेरी शब बसरी का एहतमाम पहले से कर दिया गया था। एक देहाती तर्ज की बड़ी चारपाई, रूई का गद्दा और भारी लिहाफ देखकर मुझे नूरपुर याद आ गया, जहां रात गुजारने का सदियों से यही इंतजाम किया जाता था। इस गैर मामूली बड़े कमरे में सिवाय इस एक चारपाई के कोई सामान मौजूद नहीं था। दीवारगीर अलमारियाँ भी खाली थीं। कमरे के कोने में 2.5 फीट चौड़ाई वाला चौबी दरवाज़ा अटैच बाथरूम की सहूलत का ऐलान कर रहा था। एक दुबला पतला मगर तवील कामत नौकर मेरे लिए चाय का बड़ा प्याला तैयार कर लाया। न उसने कोई बात की, न ही मैंने कुछ कहा। जब वो प्याला उठाने के लिए दोबारा कमरे में आया तो मुद्दिबाना लहजे में बोला, बाबूजी, अगर किसी चीज़ की लोड़ हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं इसी कतार के आखिरी कमरे में सोता हूँ। इसके जाने के बाद मैंने दरवाजे की चरखनी चढ़ाई, सुर्ख रंग का नाइट बल्ब ऑन किया और लेट गया। जहन अजीब मखमस में उलझा हुआ था। अपने यहाँ बुलाए जाने की समझ नहीं आ रही थी। करीब दिन कयास यही था कि मैडम किसी वक्त यहाँ आकर मुझसे मिलने की ख्वाहां थी। फिर ख्याल आया कि मुझसे मुलाकात के लिए उसे इतने तरद्दुद की क्या ज़रूरत थी। वो मुझे अपनी कोठी में भी बुलवा सकती थी, चाहती तो मेरे घर भी आ सकती थी। शहर से दूर वीराने में मुझे शब भर इंतज़ार कराने और इसे तकलीफ उठाने की बज़ाहिर कुछ ज़रूरत नहीं थी। मगर मीरूशा ठीक ही कहता था कि इसकी बातों को समझने के लिए इसकी जैसी शैतानी दिमाग का खोपड़ी में होना ज़रूरी होता है। अच्छा भाई, जो होगा देखा जाएगा। फजूल में दिमाग खपाना खुद को थकाने का सबब है। मैं बड़बड़ाया और लिहाफ में दुबक गया। अचानक मुझे एक गलती की सरजद होने का एहसास हुआ। मैंने घर से चलते कोई हथियार नहीं लिया था। गन्ना से ही मैं पिस्टल तो अपने लिबास में छुपा सकता था। यहाँ शहर की निस्बत ज़्यादा सर्दी थी, हवा खासी खून थी। 10 बजे के लगभग मुझे नींद आंद बोचा और मैं दुनिया माफिया से गाफिल हो गया। जब से मैं पिया की अमलदारी में आया था, भरपूर नींद लेने लगा था। वो मुझे दिन भर में इतना थका देता था कि बिस्तर पर लेटते ही आंखें नींद से बोझल हो जाया करती थी। न जाने क्या वक्त हुआ था, रात किस पहर में थी, जब अचानक मेरा दम घुटने लगा। मैं हड़बड़ाकर बेदार हुआ और बेसाख्ता चारपाई में उठने की कोशिश की, मगर मुझसे उठा न जा सका। फौरी तौर पर मुझे एहसास हो गया कि मेरे मुंह पर कोई हाथ जमा हुआ था, जिसकी गिरफ्त गैर मामूली हद तक मजबूत थी। मैंने अपना सर इधर उधर मारने की कोशिश की, मगर नाकामी हुई। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं नाइट बल्ब ऑन करके सोया था और वो बुझा हुआ था और कमरे में अंधेरा था। मुझ पर अपना वजन डालने वाला जो कोई भी था कबील आसाब था। मैंने इसे घुट्टों की जर पहुंचाना चाही तो लिहाफ आड़े आया। मैंने बेसाख्ता अपने मुंह पर जमे हुए हाथ को हटाना चाहा। हमलावर की कलाई पकड़कर जोरदार झटका दिया। इसका हाथ मेरे मुंह से हट गया, मगर इसकी दूसरी कोहनी पूरी कुव्वत से मेरी पिछानी से टकराई। ये ज़र बहुत शदीद थी। मेरी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। दूसरी ज़रब इससे ज़्यादा खतरनाक थी। इसकी कलाई मेरी ग्रिप से छूट गई और मेरे मुंह से दर्द के मारे आह खारिज हो गई। हमलावर का महज साया दिखाई दे रहा था, जिससे इसकी पोजीशन और जसामत का इल्म नहीं होता था। मेरे पास मोहलत कम थी, इसलिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ मुजतमे की और इसकी टांगों के बीच हाथ डालकर
अपने ऊपर से दूसरी जानिब धकेल दिया। अपनी कोशिश को बराबर करने के लिए मैंने पूरी कुव्वत से करवट भी बदल दी थी। मेरी तोक़ों के ऐन मुताबिक मेरे ऊपर से होते हुए दीवार की जानिब जा गिरा। मुझे संभलने और लिहाज से निकलने के लिए इतनी मोहलत काफ़ी थी। चारपाई के दोनों अतराफ में हम एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। मैंने कदरे तेज लहजे में पूछा, कौन हो तुम? इसने जवाब देने के बजाय अपना एक पाँव चारपाई की बाँह पर रखा और मुझे छलांग लगा दी। मैंने पीछे हटकर इसके वार से बचना चाहा, मगर इसके दोनों पैर किसी पत्थर की तरह मेरी छाती पर पड़े। मैं चीखकर कमर के बल फर्श पर जा गिरा। वो भी गिरा था, मगर फौरन ही संभल गया और उठकर दोबारा मुझ पर हमरावर हो गया। इसके पैरों में सख्त किस्म के जूते थे, जिनकी ठोकरें मेरी पसलियों में आहनी रॉड की तरह पड़ी। मैं अपनी चीखों पर काबू पाने में नाकाम रहा। पे दर पे ठोकरों ने मुझे हिलाकर रख दिया। अचानक मैंने इसकी पिंडली को पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो शायद पहले से तैयार था कि उसे इसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर दूसरी टांग भी हवा में बुलंद की और आने वाहिद में अपने पूरे वजन के साथ मुझ पर आन गिरा। मेरा पेट बुरी तरह पिचक कर रह गया। यूँ लगा जैसे सारा खाया पिया हलक में आ गया हो। मैंने इसकी टांग छोड़ दी, उसकी गर्दन पकड़कर भींचने की कोशिश की, मगर वो किसी स्प्रिंग की तरह उछला और इसके कोहनी मेरे पेट और छाती के दरमियान, जबकि दूसरी मेरी नाक पर लगी। तकलीफ की शिद्दत से मेरी आंखों में नमी उतर आई और मैं हवास बाख्ता होकर रह गया। उबरे तोक़ों से कहीं ज्यादा फुर्तीला और चालाक वाक़ई हुआ था। मैंने पूरी कुव्वत से अपने बाएं हाथ का मुक्का इसके सर के अक़वी हिस्से में मारा। मेरा हाथ निशाने पर लगा, मगर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे इसने सर के पीछे कोई हिफाजती पैड बांध रखा था, क्योंकि मेरे हाथ की हड्डी को सख्ती के बजाय किसी नर्म सी शय का सामना करना पड़ा था। वो एकदम दोनों हाथ और पैरों के बल हवा में उछला और सीधा खड़ा हो गया। मैंने इस पर बदिक्कत नजरें मुर्तकिज़ की और एकदम साकित होकर इसके वार का इंतजार करने लगा। वो स्प्रिंग की तरह हवा में उछला। मुझे एक लम्हे में एहसास हो गया था कि वो घुटनों और कोहनों के बल मुझ पर गिरना चाहता था। यह बिजली की सूरत से करवट बदल गया, मगर पूरी तरह इसके वार से महफूज न हो सका। इसके घुटना मेरे कूल्हे पर, एक कोहनी मेरे कंधे पर, जबकि दूसरा घुटना और कोहनी फर्श पर लगी और इसके हलक से मध्यम सी आह खारिज हुई। एक मरतबा फिर हम बिजली की तेजी से उठकर एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हो गए। जिंदगी और मौत का खेल, यह एक दूसरे को नीचा दिखाने की बाजी, ये तयन करना मुहाल था। वो अगर चाहता तो मुझे सोते में खंजर या पिस्तौल से हिला कर सकता था, किसी रस्सी की मदद से मेरा गला घूंट सकता था, मगर शायद मुझे कत्ल करना इसका मकसद नहीं रहा था। वो मुझे शिकस्त देकर अगवा करना चाहता था या जिंदा रख कर कुछ पूछना चाहता था। किसी भी हालत में इसके इरादे नेक नहीं थे और मुझ पर अपना बचाव लाजिम था। मैंने सर झटका, इस पर अपनी नजरें मरकूज की और सोचो विचार का अमल किसी फारिग वक्त पर उठा दिया। मेरी सांसें फूली हुई थी। नाक पर लगने वाली कोहनी की चोट शदीद थी, मगर ये वक्त दर्द के अहाते का नहीं था। वो एक जरा पीछे हटा और एक पैर पर घूमकर मुझे जोरदार लात रसीद की जो मेरे बाजू पर लगी। ऐन इसी जगह पर साईं दिलजीत के मज़ार के अहाते में एक गोली मांस को छूकर गुजरी थी। जख्म ठीक हो गया था, मगर उसमें दर्द बाकी था जो इस वक्त ठोकर से जाग गया था। मैंने मुस्तद्दी से इसका पाँव पकड़ा और मरोड़ना चाहा। मैं इसके वार की नोयत को पूरी तरह समझ नहीं पाया था, इसलिए मैंने जो ही इसका पैर पकड़ा वो हथेलियों के बल नीचे गिरा और मुर्गे बिस्मल की तरह तड़पा। इसकी मूविंग किक मेरे कान के नीचे गर्दन पर लगी। अचानक जैसे 100 वाट का बल मेरी आंखों के सामने जल उठा और मैं त्योरा कर नीचे गिरा, मगर मैंने ये ध्यान रख लिया था कि इसका पाँव मेरी ग्रिप से निकल ना पाए। मेरे जिस्म तले इसकी टांग का मुड़ा हुआ घुटना दब गया। इसके हलक से ओह की तेज आवाज निकली और इसका ऊपर वाला धड़ फर्श पर माही व्याप की तरह तड़पने लगा। वो बुरी तरह मेरे शिकंजे में फंस चुका था। वो दुबले नहायत लचकदार जिस्म का मालिक था। इसका लिबास खाता मोटा और चुस्त था। मैं अंधेरे में आंखें फाड़े इसे देख रहा था कि वो पहलू के बल कमान की तरह मुड़ा और इसका 2 हत्थे मेरी गर्दन पर लगा। इसके बार में ज्यादा जान नहीं थी, अभी मेरी गिरफ्त कमजोर नहीं हुई। मैंने दांत पीस कर इसकी टांग पर अपन दबाव बढ़ा दिया। वो तड़पड़ इसने अपने जिस्म को गीली शाख की तरह मेरी जानिब झुका दिया। मैं फिलफोर समझ नहीं पाया और खता खाई। इसने मेरे सर के बाल अपनी दोनों मुट्ठियों में जकड़कर अपनी जानिब खींच लिए। मेरे मुंह से तेज सिसकारी निकली और मैं अपना तवाजुन बरकरार न रखते उसकी टांग से खिसक कर इसकी पूंछ पर जा गिरा। वो ऐसी टेढ़ी खीर थी जो उंगलियों को टेढ़ा करने की मोहलत नहीं देती। मेरे नीचे दबे होने के बावजूद इसने पलटा खाया और मुझे अपने बराबर में फर्श पर पटक दिया। मेरा सर फर्श से टकराया और यूँ लगा जैसे मेरे ज़हन ने यकबारगी काम करना छोड़ दिया हो। मैंने 2-3 मरतबा सर झटका, कुछ ओसान बहाल हुए, मगर तब तक वो मेरी पुश्त पर सवार होकर मेरी थोड़ी के नीचे दोनों बालों की कंघी बना चुका था। मुझे पहली मरतबा एहसास हुआ कि इसने दोनों हाथों में चमड़े या सख्त कपड़े के दस्ताने चढ़ा रखे थे। इसने जब मखसूस अंदाज में मुझे पीछे की जानिब खींचा
تب مجھے خطرے کا جان کا احساس ہوا۔ کسی بھی لمحے میری ریڑھ کی ہڈی کا کوئی مہرہ کھسک سکتا تھا یا کٹاک کی خوفناک آواز کے ساتھ ٹوٹ سکتا تھا۔ میں اور خالہ نور پور میں یہی داؤ خونخوار کتوں پر آزما کر ان کی ہڈی توڑ دیا کرتے تھے۔ میں نے سانپ کی طرح اپنی ٹانگوں کو لہرایا اور دونوں گھٹنے جوڑ کر اس کی کمر پر دے مارے۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، اسے منہ کے بل گرا، اس کی چھاتی میرے سر سے ٹکرائی۔ ایسے ہی وقت میں بجلی کسی تیزی سے گھٹنوں کے بل اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سر کے بل زمین پر گرا اور قلابازی کھا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی دونوں ٹانگیں کھینچ لی۔ وہ ایک مرتبہ پھر زمین پر گرا۔ اگر اس نے دونوں ہتھیلیاں زمین پر بر وقت ٹکانا لی ہوتی تو اس کا چہرہ فرش سے ٹکرا کر لہو لہان ہو جاتا۔ میں نے اسے اپنی جانب کھینچنا چاہا مگر اس نے خاصی پھرتی سے اٹھ کر بل کھا کر مجھے چارپائی کی طرف گرا دیا کہ میں سنبھل ہی نہ پایا۔ میرا کندھا چارپائی کے موٹے پائے سے ٹکرایا۔ چوٹ خاصی شدید تھی۔ جلدی سے اٹھنا چاہا مگر ڈگمگا گیا۔ دوسری کوشش میں پیروں پر کھڑا ہوا تو اس کی فلائنگ کک میرے دوسرے کندھے پر پڑی اور میں چارپائی سے ہوتا ہوا دیوار کی جڑ میں جا گرا۔ شکر ہوا کہ میرا سر دیوار سے نہیں ٹکرایا تھا، وگرنہ یہ وار فیصلہ کن ہوتا۔ میرے حلق سے نکلنے والی چیخ خاصی بلند تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ اس ویرانے میں میرے حلق سے نکلنے والی کراہیں، چیخیں اور ہمارے لڑنے بھیڑنے کی آوازیں بہت دور تک جا رہی تھیں مگر کوئی بھی میری مدد کو نہیں پہنچا تھا۔ شاید اس حملہ آور نے پہلے ان دونوں نوکروں کا کام تمام کیا تھا جو فارم ہاؤس کے کمرے میں سوئے ہوئے تھے، پھر میری جانب آیا تھا۔ میں دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے بیٹھنے کے انداز میں گرا تھا۔ ایسے ہی وقت میں میری داہنی آنکھ پر کوئی دبیز چادر سے گری۔ میں نے آنکھ پر ہاتھ رکھا، ہاتھ بیکتر کھسکتا ہوا پیشانی تک گیا، انگلیاں چپچپا گئی۔ میری پیشانی سے خون بہ رہا تھا جو آنکھوں کے آگے آ کر اندھیرا کرنے لگا تھا۔ میں نے بازو رگڑ کر بہتا ہوا خون صاف کیا تو میرا دشمن کا حوالہ دکھائی دیا۔ وہ پیچھے ہٹ رہا تھا، شاید وہ کمرے سے نکل بھاگنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ وہ دیوار تک گیا، پھر دوڑتے میری طرف بڑھا۔ میں سمجھ نہ پایا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے کیونکہ میری اس کے بیچ چارپائی حائل تھی اور وہ مجھ تک براہ راست نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس نے کمرے کے وسط میں پہنچ کر ہوا میں جس لگائی اور دونوں ٹانگیں جوڑ کر چارپائی کی باہ پر فلینک جڑ دی۔ فرش پر چارپائی گولی کسی تیزی سے پھسل کر دیوار کی طرف آئی اور میں بری طرح پس کر رہ گیا۔ چارپائی کی چوبی باہ میری چھاتی سے ٹکرائی تھی۔ ایک لمحے کو شاید میرا دل رک گیا تھا یا پھٹنے کو آ گیا تھا اور میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو کر رہ گئی۔ حلق سے آواز تک نہ نکل سکی اور میں ایک طرف ڈھلک گیا۔ چارپائی میرے وزن سے پیچھے کھسکی اور میں فرش پر بے جان انداز میں گر گیا۔ زیرک دشمن نے میری جان لینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی مگر شاید زندگی نے بھی مجھے مہلت دے رکھی تھی اور میں بچ گیا تھا۔ وہ خود بھی کمر کے بل فرش پر گرا تھا اور شاید اسے بھی چوٹ آ گئی تھی کیونکہ کافی دیر بعد مجھے چارپائی پر پڑے لحاف کے اوپر سے اس کا سر دکھائی دیا۔ تب تک میں لمبی لمبی سانسیں پھیپھڑوں میں اتار کر، سر کو دائیں جھٹک کر اور سینے کو سہلا کر خود کو ازحد سنبھال چکا تھا۔ مجھے باور ہو گیا تھا کہ میرا پالا کسی خطرناک لڑاکے سے پڑا تھا جو کسی بھی وقت میرا زندگی سے ناتا توڑ سکتا تھا۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت یکجا کی اور چارپائی کی باہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور بار بار آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا تھا۔ اس نے شاید میری کمزوری بھانپ لی تھی۔ اسے الٹے قدموں عقبی دیوار کی طرف پہلے سے انداز میں گیا اور دوڑ کر میری طرف آیا۔ جو ہی اس نے اپنے جسم کو ہوا میں اچھالا، میں نے چارپائی کو پوری قوت سے اس کی طرف دھکیل دیا۔ اس کے دونوں پیروں کے بالائی حصے چارپائی سے ٹکرائے اور وہ منہ کے بل لحاف پر آن گرا۔ مجھ پر جھنجھلاہٹ اور وحشت سوار تھی۔ اس لمحے میں نے سوچے سمجھے بغیر اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور اسے باہوں میں بھر کر اس طرح ہوا میں بلند کر لیا کہ اس کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہوا میں لہرانے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھ پر پہلی مرتبہ یہ راز منکشف ہوا کہ انتہائی صفاق و خوریز نبرد آزما وجود کسی مرد کا نہیں تھا بلکہ وہ کوئی عورت تھی جو سرتپا ترپال جیسے کسی کھدرے اور سخت کپڑے میں ملفوف تھی۔ میں نے اپنی باہوں کو کسنے میں پوری قوت صرف کر دی۔ اس کی سانسیں رکنے لگی، منہ سے عجیب سی خرخراہٹ برآمد ہوئی۔ اس نے اپنی ٹانگیں ہوا میں لہرا کر مجھے ضرب لگانا چاہی مگر کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ میں نے اپنا سر بڑی ہوشیاری سے اس کی رانوں کے بیچ گھسیٹ دیا تھا۔ میں نے باہوں کو جھٹکا دیا اور پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پائے درست لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے پھر جھٹکا دیا۔ اس کا جسم یکبارگی تڑپا اور اچانک ساکت ہو گیا۔ وہ غالباً بے ہوش ہو چکی تھی۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد میں نے اپنی باہیں کھول دیں۔ وہ لحاف پر سر کے بل گری اور فرش پر لڑک گئی۔ تب میں چارپائی کا چکر کاٹ کر اس کے قریب پہنچا۔ وہ چاہا کہ اس کے دل کی دھڑکن چیک کروں۔ اچانک میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کم بخت کا فولادی مکہ میری ناک پر پڑا تھا اور میں کمر کے بل فرش پر گر کر چت ہو چکا تھا۔ میں اس کے چکر میں آ گیا تھا۔ میری ناک سے خون بہہ نکلا تھا۔
جس کا مجھے اس وقت ادراک نہیں ہوا۔ بارہا سر جھٹکا، خود کو سنبھال کر اٹھنے کی کوشش کی مگر سر چکرا گیا۔ اسے سنبھلنے کی مہلت مل چکی تھی، تبھی اس نے مجھے اٹھنے سے پیشتر ہی ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ ہارڈ سول شوز کی ہر ضرب پر میں جھنجھنا اٹھتا اور میرے حلق سے چیخیں نکل جاتی۔ میں نے اس کا پیر گرفت میں لینے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، وہ مجھ پر غالب آ چکی تھی۔ میں نے ایک دھوکہ کھایا تھا اور بھیانک سزا پائی تھی۔ اپنی بقا کی فیصلہ کن جنگ لڑنے کا تہیہ کرتے ہوئے اپنی بچی کچھ ہمت مجھتے میں کی اور اچانک کھڑا ہو گیا اور کسی دیوانے کی طرح اس پر حملہ ور ہو گیا۔ وہ غافل نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس نے نہایت معقول جواب دیتے میری کنپٹی پر زوردار پنچ مارا۔ میرے سر پر خون سوار تھا۔ میں نے اسے مکو تھپڑوں اور برہنہ پیروں کی ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ اسے شاید اتنی شدید مزاحمت کی توقع نہیں تھی۔ اس نوکی دیہاتی لڑائی سے اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ چند لمحوں میں پسپائی اختیار کرتے دیوار سے جا لگی اور گھسٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس نے مدافعانہ انداز میں اپنا چہرہ اور سر باہوں میں چھپا لیا تھا۔ مجھے ایک مرتبہ پھر محسوس ہوا کہ اس کی مزاحمت دم توڑ چکی ہے، مگر میں کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑی اور پوری قوت سے مروڑ دی۔ وہ تڑپ کر آگے ہوئی تو میں نے اسے گھمایا اور مڑی ہوئی باہیں اس کی کمر سے لگا کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ اس خطرناک داؤ سے نکل نہ سکتی تھی اور نہ ہی کوشش کر سکتی تھی، کیونکہ اس کی معمولی سی حرکت اس کے کندھوں کے جوڑ اپنی جگہ سے ہل کر ناکارہ ہو جاتے۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ایک مرتبہ پھر اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور ہار کر تھم گئی۔ اسے شاید احساس ہو گیا تھا کہ وہ آہنی شکنجے میں جکڑی جا چکی تھی۔ میں نے مخصوص انداز میں کلائیوں کو تھوڑا اور مروڑا تو اس کے حلق سے تیز چیخ نکل گئی۔ میں نے کئی مرتبہ یہ حرکت کی اور سنگ دلانہ آواز میں کہا، میں نے پوچھا تھا کون ہو تم نے نہیں بتایا تھا، اب تم بتانا چاہو گی مگر میں پوچھوں گا نہیں۔ وہ بہت ڈھیٹ تھی، منہ سے کچھ نہ بولی بلکہ اپنے طور پر میرے ڈیڈ لاک سے نکلنے کی کوشش کرتی رہی۔ ناکام ہو کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ ایسے وقت میں نے پھر اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ اس کے حلق سے سسکاری نکلی اور وہ سرگوشی کے انداز میں بولی، مجھے چھوڑ دو ورنہ میرے بازو ٹوٹ جائیں گے۔ میں اسے جکڑے ہوئے اندازے کے مطابق دیوار پر سوئچ بورڈ تک گیا، ٹٹول کر ایک ہی لائن میں لگے کئی بٹن پش کر دیے۔ نائٹ بلب، ٹیوب لائٹ اور سیلنگ فین آن ہو گئے۔ جلدی سے سیلنگ فین کا بٹن آف کیا۔ اس دوران میں نے اس پر سے ایک لمحے کو بھی اپنی توجہ نہیں ہٹائی تھی۔ بہت چالاک تھی اور موقع سے فائدہ اٹھانے کے ہنر پر دسترس رکھتی تھی۔ کمرہ روشن ہو گیا لیکن کئی ثانیوں تک آنکھیں چندیائی رہی، جس کے باعث مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ جب منظر کھلا تو میں دیکھ کر دم بخود رہ گیا کہ وہ گہرے سیاہ رنگ کے موٹے اور چست لباس میں پوری سرتبا چھپی ہوئی تھی۔ لباس ایسا تھا کہ آنکھوں کے علاوہ سارا بدن چھپا ہوا تھا۔ اس نے پیروں میں سخت سول والے سیاہ رنگ کے لاک شوز پہن رکھے تھے۔ روشنی اس کے جسم کے تمام نشیب و فراز چیخ چیخ کر اس کے پرشباب اور بڑی بھرپور عورت ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ میں اسے دھکیلتا ہوا چارپے تک لے گیا اور نہایت سرد لہجے میں بولا، اگر زندگی درکار ہے تو کوئی مستی نہ کرنا، ورنہ اپنا ہاتھ تب تک نہیں روکوں گا جب تک تمہاری سانس چلتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے دھکا دے کر لحاف پر اوندے منہ گرا دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے تھے مگر اس نے ہاتھ سیدھے نہیں کیے بلکہ کمر پر رکھے بے حسو حرکت ہو گئی۔